हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होते हैं, फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया, कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग फ्लोरा एंड फाउना और क्या क्या निगेटिव फैक्टर होते हैं जो कि फ्लोरा और फाउना को इफेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा निगेटिव फैक्टर था ये मैंने आपको ओवरऑल व्यू बताया था, पूरा डीपली नहीं बताया था और आज हम इसका डीपली पढ़ने वाले हैं, राइट। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि क्या निगेटिव फैक्टर्स है जो कि फ्लोरा और फाउना को इफेक्ट करते हैं। दूसरा जो है कि इंडिया बायोडाइवर्सिटी को कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से वो घट रहा है, और लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटीज क्या होती है। तो ये 3 टॉपिक आज कवर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एक एनसीईआरटी में बॉक्स आता है उसमें लिखा हुआ है कि क्या हम कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज को ब्लेम कर सकते हैं, जिम्मेवार ठहरा सकते हैं कि उनके वजह से हमारा फ्लोरा और फाउना घटा है। ये क्यों बोल रहा है वो नीचे दिया गया है कि जो पहले कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज थे वो इंडिया में कुछ स्पेशल, कॉलोनियल मतलब समझ आया है, ब्रिटिश वाली बात हो रही है यहाँ पे, ब्रिटिश जब था उस समय की बात। तो जो हमारे कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज थे वो ना इंडिया में कुछ चुनिंदे पौधे या चुनिंदे स्पीसीज को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे लगाने का, क्योंकि उन्हें उनसे इकोनॉमिकली फायदा होगा, इसलिए वो उसे ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। तो इस चीज को नेम दिया गया था इनरिचमेंट प्लांटेशन, ठीक है, जिसमें एक सिंगल कॉमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज को लगाया जाता था और बाकी सारे स्पीसीज को निकाल दिया जाता। निकालना मतलब क्या होता है, नहीं लगाया जाता था ज्यादा, एक जो कॉमर्शियली फायदेमंद वाला प्लांट था उसे ज्यादा लगाया जाता था। जैसे कि टीक मोनोकल्चर जो कि बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा था नेचुरल फॉरेस्ट को साउथ इंडिया में। वहीं पे आता है चीड़ पाइन। चीड़ पाइन जो प्लांटेशन था वो हिमालयस में ज्यादा लगाया गया था और वहां के हिमालयन ओक थे ना उसको रिप्लेस किया गया था। मतलब चीड़ पाइन्स की वजह से जो हमारा हिमालयन ओक था उसका प्लांटेशन रोक के चीड़ पाइन का जो प्लांटेशन था वो ज्यादा बढ़ाया गया था। वैसे ही हिमालय में हिमालयन ओक को तो प्लांटेशन बंद हुआ ही था, प्लस ये वाले फॉरेस्ट का भी डिक्लिनेशन हुआ था वहां पे। तो ये बता रहा है कि क्या इसे हम ब्लेम कर सकते हैं, तो हाँ बहुत हद तक इसे कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फाउना इफेक्ट हुआ था। जैसे कि वैलीज प्रोजेक्ट। वैलीज प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है कि 1951 से अप्रॉक्स 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को हटा दिया गया था, साफ कर दिया गया था, क्योंकि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाने थे। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की वजह से 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट को हटाया गया था। इतने सारे फॉरेस्ट को हटाने के बाद भी अभी भी ये प्रोजेक्ट रुका नहीं है और अभी भी ये प्रोजेक्ट चल ही रहा है। जैसे कि द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश में चल रहा है, जिसमें 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को काटा गया है या हटाया गया है। तो समझ रहे वैली प्रोजेक्ट कितना वर्स इफेक्ट दिया है हमारे इन्वायरमेंट में। उसके बाद माइनिंग प्रोजेक्ट आता है, इसके वजह से भी हमारा फ्लोरा एंड फाउना घट रहा है। जैसे कि द बॉक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में है। इसमें बहुत सारे जो हमारे स्पीसीज है वो भी खतरे में चले गए इस वजह से। वहां पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो है डोलोमाइट माइनिंग। ये चीज वहां पे रन हो रही है जिसकी वजह से बहुत सारे स्पीसीज, बहुत सारे फॉरेस्ट खतरे में हैं। It has disturbed the natural habitat of many species and blocked the migration route of several others. ये तो बहुत सारे जीवन शैली को तो बर्बाद किया ही है, बहुत सारे स्पीसीज को, बहुत सारी प्रजातियों को, प्लस ये बहुत सारे रूट भी बंद कर दिया। जैसे कि चिड़िया होते हैं, जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े, सबका एक रूट होता है, टाइम टू टाइम सीजन के हिसाब से वो चेंज करते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से उनका रास्ता भी बदल गया, बहुत ही इफेक्ट हो गया, मतलब ज्यादा ही उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो लोग इधर उधर भटक जा रहे हैं। इसमें ही आपका द ग्रेट इंडियन एलिफेंट का भी रास्ता था वो ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे एक पॉइंट्स है जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फाउना घट रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक और फैक्टर आता है हमारा ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड। ग्रेजिंग मतलब होता है गाय भैंस चराना, फ्यूल वुड मतलब कि लकड़ियों का काटना डोमेस्टिक यूज के लिए, घर के यूज के लिए। तो मेनी फॉरेस्टर्स एंड जो इन्वायरमेंटलिस्ट है ये मानते हैं, ये देखे कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना डिग्रेडेशन का, उसके पीछे है ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन। कैसे कि जहाँ पे जो ट्राइबल, जैसे इस पिक्चर एनसीईआरटी बुक में आपको ये फिगर्स दिए हुए,
कि इसमें जो ट्राइबल लोग होते हैं वो बम्बू का यूज करते हैं, बहुत सारे जंगल के फ्रूट्स पौधे वगैरह सी, मतलब उनका जैसे यूज किया जा सकता है जिस हद तक वो लोग करते हैं, वो अपने लिवलीहुड को बढ़ाने के लिए करते हैं, बट वो करते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे इफेक्ट हो रहा है, फ्लोरा एंड फाउना घट रहा है। ठीक है, इसके आगे दिया है एक बॉक्स में आपके बुक में, द हिमालयन यू इन ट्रबल। जो हिमालयन यू है वो अभी खतरे में, क्यों है खतरे में, क्या होता है ये हिमालयन यू, जानते हैं। जो हिमालयन यू है ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ये एक मेडिकल पर्पज से यूज होता है प्लांट। ठीक है, ये आपको हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे पार्ट में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। ये एक ये जो ट्री है इसमें कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं टैक्सोल। ये टैक्सोल क्या करता है? ये टैक्सोल तो पहली बात बहुत ही यूजफुल वाली चीज है जो मैं बताने वाली हूँ, लेकिन ये जान लो कि ये निकलता कहाँ से। वो उस ट्री के बार्क से निकल सकता है, नीडल से निकल सकता है, ट्विंग से निकल सकता है, रूट से निकल सकता है। ठीक है, और इस चीज का यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, इस चीज का यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो इस ड्रग्स का बहुत ज्यादा ही सेलिंग हो रहा है एंटी कैंसर के तौर पे पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खतरे में आ गया है। ठीक है, इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, काफी ज्यादा यूज हो रहा है, जिसकी वजह से ये खतरे में। ठीक है, अगर पिछले 10 साल में देखिए तो थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज है वो सूख चुके हैं हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये एक बॉक्स दिया हुआ था जिसे जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे में जो हमारा टॉपिक आता है कि इंडिया के बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या फैक्टर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों डिक्लाइन हो रहा है हमारा इंडिया का बायोडाइवर्सिटीज। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर। मतलब जैसे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब जीवन शैली जो इधर उधर चेंज कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, इलीगल शिकार जो होती है काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं हम फ्लोरा एंड फाउना का, इन्वायरमेंट पॉल्यूट कर रहे हैं, फॉरेस्ट फायर हो रहा है, तो ये सब चीज इंडिया के बायोडाइवर्सिटी को घटा रहा है। उसके बाद जो दूसरा आता है वह है अदर इम्पॉर्टेंट कर्ज, ये है कि हम लोग इसे इक्वल बैलेंस रूप से यूज नहीं कर रहे हैं। कहीं पे कुछ ज्यादा ही कंजप्शन हो रही है रिसोर्सेज की, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है। हमारा अब जो तीसरा फैक्टर आता है, नॉर्मल सी बात है, ओवर पॉपुलेशन। जहां पे भी ओवर पॉपुलेशन होता है वहां देखा जाता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट में गिरावट आती ही आती है उसके फंक्शन में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ वन, की देखा गया है कि जो रिच पर्सन होते हैं वहां के, अगर उन रिच में से 5%, मतलब ये एक क्या बोलूं, ग्राफ से बताया गया एक कि 5% अगर रिच पीपल को ले लो, वो 5% रिच पीपल इंडिया सोसाइटी के जो होते हैं वो ज्यादा होता है ना, इकोलॉजिक डैमेज करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं एज कंपेयर टू पुअरेस्ट 25% पीपल। मतलब 25% पीपल जो गरीब होते हैं, करीब 25% पीपल के हिसाब से सिर्फ 5% जो अमीर लोग होते हैं वो इतना डैमेज करते हैं। मतलब एक जगह 5 आप रिच पर्सन ले लो, वो इतना ज्यादा डैमेज करता है जो कि बराबर है 25 पुअर पीपल के हिसाब से। आप समझ रहे हो कि कितना ज्यादा लॉस करते हैं, कितना ज्यादा डैमेज करते हैं हमारे इन्वायरमेंट का ये रिच पीपल। ठीक है, कैसे करते हैं? क्योंकि उनके पास एसी होते हैं, फ्रिज होते हैं, कार्स होते हैं, महंगी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो इन्वायरमेंट को खराब करता है, जो कि गरीब लोगों के पास नहीं होते हैं। इसीलिए गरीब लोग ज्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, द फॉर्मर शेयर मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन्वायरमेंटल वेलबींग। और हम लोग इन्वायरमेंट के अच्छे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं लेते, बहुत ही कम ही ऐसी एक्टिविटीज होती है या कुछ वर्कशॉप चलता है जिसमें इन्वायरमेंट को अच्छे रखने के लिए बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि इंडिया के बायोडाइवर्सिटीज को घटा रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इज जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू, मतलब इट्स जस्ट नॉट अ बायोलॉजिकल इशू। मतलब जो हमारा ये फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ में जो अभी डिस्ट्रक्शन चल रहा है ये एक सिर्फ बायोलॉजिकल इशू नहीं है। ठीक है, ये एक जो बायोलॉजिकल लॉस है वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है कल्चरल डाइवर्सिटी से। अगर कल्चरल डाइवर्सिटीज का लॉस होगा तो नॉर्मल सी बात है बायोलॉजिकल लॉस होगा और इन्वायरमेंट में अफेक्ट पड़ेगा। ये कैसे रिलेटेड है ये हम नीचे जानते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटीज में जानते हो ना, मतलब डिफरेंट टाइप के कल्चर,
कम्युनिटी वगैरह, अगर इन लोग का लॉस हुआ तो बायोलॉजिकल लॉस होगा, और बायोलॉजिकल लॉस होगा तो नॉर्मल सी बात है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ घटेंगे या बर्बाद होंगे उनके सिस्टम। कैसे, वो देखते हैं। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज होती है जो कि डायरेक्टली डिपेंड होती है फॉरेस्ट पे, वाइल्ड लाइफ, फूड, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे, जैसे कि फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, ठीक है। मतलब बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है, ट्राइबल हो, चाहे आप असम में चले जाओ, मध्य प्रदेश साइड वगैरह की, बहुत सारे वहाँ की जो कम्युनिटी है या पूरा का पूरा स्टेट ही फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे जिंदा है, उनके भरोसे, उन पर डिपेंडेंट है, चाहे वो खाना पीना रहना जैसा भी हो, ठीक है। ये तो है ही। दूसरा बात है कि अगर आप पुअर में देखो, मतलब गरीब में देखो, गरीब लोगों में वुमेन ज्यादा इफेक्टेड होती है मेन से। क्यों भाई वुमेन ज्यादा इफेक्टेड क्यों होती है? क्योंकि बता रहा आगे कि जैसे जैसे रिसोर्स का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, वहां के पीपल यूज कर रहे हैं, कहीं के भी पीपल यूज कर रहे हैं, तो रिसोर्स घट रहा है, ठीक है। घटने की वजह से जो इंडियन सोसाइटी हो या गरीब वाले सेक्शन में हो, कहीं पे भी देखो कि वुमन को ज्यादा काम करना पड़ता है, राइट। तो वुमन को ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उनका जो काम का प्रक्रिया है वो ज्यादा लंबा हो रहा है, क्योंकि उन्हें ही सारा घर का काम करना पड़ता है। अगर वो चाहे वाटर लाना हो, लकड़ी काटना हो, या कुछ भी घर का काम हो, तो वुमेन को ज्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से, जैसे कि रिसोर्स घट रहा है, जिसकी वजह से वुमेन को कभी कभी 10 किलोमीटर चलना होता है उस रिसोर्स के लिए। जैसे कि राजस्थान वगैरह साइड में होता है कि उन्हें पानी के लिए 10-10 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर, इस टाइप के रेंजेस फिक्स होते हैं। अगर उन्हें रिसोर्स ना मिले तो उन्हें चलना पड़ेगा उतना, ठीक है। उसके आगे है कि दिस कॉजेस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम फॉर वुमेन। इस चीज की वजह से वुमेन को काफी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, वो घर और अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक सोशल इम्प्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, अगर वो अपने पे ध्यान ना दे, उनको इतना काम करना पड़े क्योंकि उनका वर्क आवर बढ़ रहा है, तो अपने घर और बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। द इनडायरेक्ट, ये जो सेक्शन पढ़ रहे वो क्या है हमारा, ये हमारा वो जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड टॉपिक था, वो है, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहा है द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सेवर ड्रॉट और डिफॉरेस्टेशन इंक्लूडेड फ्लड ईटीसी ऑल्सो हिट द पुअर द हार्डेस्ट। मतलब जो कि ये सब चीज जो हो रही है, रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, रिसोर्स घट रहा है, वुमेन भी अफेक्ट हो रहे हैं, बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं, घर पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये सब का इनडायरेक्ट इफेक्ट जो आता है हमारा, वो किस पे आता है? बाढ़ पे आता है, सुखाड़ पे आता है, फ्लड से होता है, जिसकी वजह से। और ये सब चीज किसे ज्यादा हिट करती है? पुअर को, जो गरीब होते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो पॉवर्टी इन दिस केस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। गरीबी एक, अगर इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन होगा, अगर इन्वायरमेंट का मिसयूज होगा या इन्वायरमेंट अपना बैलेंस बिगाड़ेगी, तो सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट इफेक्ट होगा, डायरेक्ट जो रिजल्ट होगा, वो पॉवर्टी होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर बाढ़ आया, सुखाड़ आया, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पुअर होते हैं, वही लोग बाहर निकलते हैं। चाहे बाढ़ कहीं भी आए, सबसे ज्यादा गरीब लोग ही परेशान होते हैं। तो जहां इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हुआ, वहां पे गरीबी आना इसका रिजल्ट तय है, ठीक है। देयरफॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर, इसीलिए जो हमारे, अगर जैसे जो सब कंटिनेंट में रहते हैं ना, तो सब कंटिनेंट में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक तरीका है अच्छा जीवन जीने का, ठीक है। is vital to the quality of life environmental in the subcontinent। मतलब सब कॉन्टिनेंट में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रहते, क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी, ठीक है। इट इज इम्पेरेटिव टू अडेप्ट, मतलब ये सही है, मतलब ये जरूरी है कि आप ज्यादा कंजर्वेशन यूज करो, लाइक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए स्ट्रैटेजीज बनाओ, इसको रिजर्व करो, ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसी की वजह से पॉवर्टी नहीं आएगी। अगर आई तो वो पॉवर्टी और बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि डू यू नो दैट हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन। क्या आपको पता है कि हाफ, मतलब इंडिया का हाफ नेचुरल फॉरेस्ट जा चुका है। 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स ड्रेन, जो वेटलैंड्स थे वो अब सूख चुके हैं। 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड। सरफेस वाटर बॉडीज में 70% पॉल्यूशन है, मतलब जितने वाटर बॉडीज थे वो 70% पॉल्यूट हो चुके हैं। 40% ऑफ इट्स मैंग्रोव्स विप्ड आउट, मैंग्रोव्स 40% चले जा चुके, खत्म हो चुके। विद कंटिन्यूड हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड कॉमर्शियली valuable plants, thousands of plants, animal species are heading toward extinction। मतलब एक्सटेंशन यहाँ पे कह रहा है
कि इतने सारे कुछ होने के बाद अभी भी हंटिंग कंटिन्यू है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का ट्रेड हो रहा है, मतलब जानवरों का सप्लाई हो रहा है, उसके स्किन का, उसके सींग का, इस सब चीज़ का, प्लांट्स के सप्लाई हो रहे हैं, बहुत सारे हजारों हजारों प्लांट्स एनिमल ये सब जा रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि अब ये खत्म होंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे सही कर पाए, हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बैलेंस करें, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी नीड्स को, उनके क्या बोलते हैं उनको, उनके पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, ये हंटिंग कैसे करें, रिजर्व कैसे करें। तो ये सब चीज आएगा कंजर्वेशन और इस सब चीज में, जो कि हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, अपने थर्ड पार्ट में। तो आप इतना पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, उसके बाद मेरे से क्वेश्चन करो। राइट, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।